नमस्कार दोस्तों, आप आ चुके हैं एजुकेशन के एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म माई मूवर एकेडमी पे। यहाँ पर हम आपको आपकी सफलता के लिए बहुत बेहतरीन क्वालिटी की शिक्षा दे रहे हैं और मैं आपका अपना फिजिक्स कोच आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर फिजिक्स के बेहतरीन और गूढ़ रहस्यों को, जिससे हम अपनी प्रकृति को समझने जा रहे हैं। ठीक है, और इन दो लेक्चर्स में हमने देखा कि प्रकृति किस तरह से रोल प्ले करती है, प्रकृति हमारे और जो प्रकृति और ब्रह्मांड के जो नियम है वो हमारे लिए किस तरह समझ में आ रहे हैं और क्या क्या आवश्यकता पड़ी उनको समझने के लिए, और उनको समझ के उनको पढ़ के हम क्या करते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक देखा था कि जो नियम है, जो कायदे हैं, जो कानून है, जो ब्रह्मांड को चलाने के लिए बनाए जा चुके हैं, वो नियम कायदे कानून किस तरह से हमारी जिंदगी को अफेक्ट करते हैं, किस तरह से ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो इन नियमों को बनाने के लिए मददगार रहा। और फिर उसके बाद हमने कल देखा कि कौन कौन से टर्म्स हैं और किन टर्म्स को यूज करके हम फिजिकल लॉज को पढ़ते हैं। तो जिन टर्म्स को यूज किया जाता है फिजिकल लॉज को पढ़ने के लिए, उन टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? उन टर्म्स को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। मैंने बोला था कि फिजिकल क्वांटिटी जो चीज होती है वो मेजरेबल होती है, यानी कि जितनी भी नॉट मेजरेबल क्वांटिटीज हैं हम उनको फिजिकल क्वांटिटी मानने से दूर हटेंगे। अब नॉन मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो मैंने कई सारे भावनाओं की बात की थी, कई सारी चीजें होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, और मैंने बोला था कि जबरदस्ती अगर किसी को फिजिकल क्वांटिटी बनाना है तो उसको माप सकने के लिए हमको कुछ न कुछ करना ही होगा, और अगर हम मापने के लिए लायक कुछ न कर पाए तो हम उसको फिजिकल क्वांटिटी भी नहीं माने। यहां तक बात हो चुकी थी। फिर मैंने बताया था कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, जिसमें से सीजीएस आया था, एफपीएस आया था, एमकेएस आया था। सीजीएस मैंने बोला था, सीजीएस में मास की यूनिट ग्राम होती है, लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर होती है और टाइम की सेकंड होती है। ठीक है, एफपीएस में दूरी की यूनिट फुट होती है, मास की पाउंड होती है और टाइम की सेकंड होती है, और एमकेएस में मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। फिर उसके बाद मैंने कल चलते चलते बोला था कि हम कल पढ़ेंगे एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और मैं आपको बताऊंगा फिजिकल मीनिंग ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला था हम लोग आ चुके हैं आपके सामने समक्ष आज फिर से, और आज आपके लिए लाए हैं यही सब बातें जो हमने कल अधूरी छोड़ी थी। तो पहले हम समझते हैं एसआई यूनिट्स। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने कल देखा था कि कई सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस। तो इस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या होता है, अलग अलग क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स हम चूज करते हैं। तो सीजीएस में हमने सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड कर लिया, एफपीएस में फुट, पाउंड, सेकंड कर लिया, एमकेएस में मीटर, किलोग्राम, सेकंड कर लिया। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे धीरे धीरे हमको ये बात समझ में आने लगी कि केवल मास, लेंथ और टाइम को मेजर कर पाने से हम सारे लॉज को नहीं समझ सकते। तो फिर इन तीन के बाद कुछ और यूनिट्स ऐड हुई, और आज के दिन तक टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स। और अगर टोटल यूनिट्स की बात करें कि सारी कितनी यूनिट्स हैं, तो वो बहुत सारी, उनको गिनना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इनफाइनाइट लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म ही नहीं होती, इसका मतलब ये है कि उसको काउंट कर पाना पॉसिबल नहीं है। और अगर काउंट करके मैं संख्या बता भी देता हूं तो वो संख्या आज है, कल बदल भी सकती है, परसों है, और अब उसके अगले दिन कुछ और भी हो सकती है। तो इसलिए इसकी काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो फंडामेंटल है वो 7 है। अब मैंने बोला कि फंडामेंटल और डिराइव्ड को समझने के लिए आप जरा अपने घर में नोटिस करिएगा, मम्मी जब खाना बना रही होंगी अपनी माँ के किचन में जाके देखिएगा कि वहां पर कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स रखे होंगे, उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को यूज कर करके कुछ न कुछ मम्मी नया बना देती हैं, केवल और केवल नए नए प्रोपोर्शंस को में सामानों को यूज करके, और कुछ भी इसमें करना ही नहीं। तो जो फंडामेंटल चीजें हैं उन्हीं को यूज कर करके हम अलग अलग तरह की क्वांटिटीज बना लेते हैं। तो उसी तरह से जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनको हम अलग तरीके से यूज करके डिराइव्ड क्वांटिटीज बना लेते हैं और डिराइव्ड यूनिट्स बना लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम डिराइव्ड पढ़ें, हमको फंडामेंटल के बारे में बहुत ज्यादा समझ होनी चाहिए।
तो फंडामेंटल किसे कहते हैं, आइए जरा हम समझते हैं। तो हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स की। तो फंडामेंटल यूनिट से पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज को देख लेते हैं। तो कौन कौन से क्वांटिटी है जिनको फंडामेंटल माना जाता है? तो ये क्वांटिटी टोटल 7 है। तो पूछोगे क्या सर हम अपनी मर्जी से किसी को फंडामेंटल मान सकते हैं? तुम्हारी इच्छा जो मान। समझ में आया कि नहीं आया? जिसकी जो इच्छा वो मान सकता है, लेकिन जो फंडामेंटल यूनिट्स है या क्वांटिटीज जो साइंस में कंसीडर की गई है, फिजिक्स में जो कंसीडर की गई, वो किसी के मर्जी के आधार पर नहीं किया गया। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या थी, वो थोड़ा थोड़ा अगर बेसिक बातें हम करें तो वो प्रॉपर्टीज ये थी कि पहला, उनको और छोटे छोटे भागों में तोड़ना पॉसिबल न हो। अब फंडामेंटल वर्ड का मतलब भी तो यही होता है। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, अगर कोई बायोलॉजी से होगा या आपने थोड़ी बहुत बायोलॉजी पढ़ी होगी तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को जानते होंगे, सेल को कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह से मैं अगर किसी, मान लो एक घर बना है, तो घर के जो फंडामेंटल इंग्रेडिएंट है उसके बारे में बात करूं कि वो घर किससे बना होगा, तो आप लोग बोलेंगे कि ईंट, सीमेंट, गिट्टी, बालू, मोरंग, इन्हीं सब चीजों से बना होगा। लेकिन अगर मैं और थोड़ा सा माइन्यूट तरीके से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो एक्चुअली में वो बना ईंटों से है, और जो बाकी चीजें हैं वो उसको मजबूती प्रदान करने के लिए उसमें ऐड की गई है, उसको आपस में पकड़ मजबूत करने के लिए ऐड की गई। यानी कि अगर मैं यूनिट ऑफ अ बिल्डिंग की बात करूं तो क्या है, ईंट है। अब ईंट को हम यूनिट क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि जब मैं घर को कई सारे पोर्शंस में डिवाइड करूंगा तो जो लास्ट में उसको घर को मैं तोड़ना स्टार्ट करूंगा तो लास्ट में मेरे पास जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो एक ब्रिक ही होगी, एक ईंट ही होगी। ठीक है, तो किसी भी चीज के बिल्डिंग में, किसी भी चीज के बनने में जो सबसे बेसिक चीज यूज होती है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। अब क्वांटिटीज में भी इसी तरह से होता है कि जिस क्वांटिटी को यूज करते वक्त हम उसको, मतलब किसी भी क्वांटिटी को बनाते वक्त हम सबसे छोटी क्वांटिटीज को जो यूज कर सकते हैं, सबसे छोटी का मतलब ये नहीं कि उनकी वैल्यू छोटी है, सबसे छोटी का मतलब कि फंडामेंटली उनको और पार्ट्स में तोड़ना पॉसिबल न हो, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये फंडामेंटल यूनिट्स है। एक्चुअली जहां पर मैं क्वांटिटी और यूनिट की बात एक साथ कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा क्लियर कर समझिएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो क्वांटिटीज हैं, हर एक क्वांटिटी की अपनी यूनिट होती है। तो अगर फंडामेंटल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, तो 7 ही फंडामेंटल यूनिट्स भी होगी, क्योंकि हर एक क्वांटिटी की यूनिट अलग अलग। और इसी तरह से जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनकी भी अलग अलग यूनिट होगी, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट डिराइव्ड यूनिट्स कहलाती है और फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती है। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या है जरा हम उसको लिखते हैं। तो पहले नंबर पर लिखना चाहेंगे हम मास, फिर उसके बाद लेंथ, फिर उसके बाद टाइम, फिर उसके बाद टेम्परेचर, या फिर इसको और एक्यूरेसी के साथ लिखा जाए तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। चार हो गई, पांचवी बोलते रहिए आप लोग, इलेक्ट्रिक करंट। छठी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सातवीं जो क्वांटिटी है हमारी वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक बात है, तो हमारे पास जो 7 क्वांटिटीज निकल के आई वो क्या आई, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब जब 7 क्वांटिटी है तो हमारे पास 7 यूनिट्स भी होनी चाहिए। बिल्कुल भाई, अब जो 7 यूनिट्स है उनका क्या नाम है, तो मास की यूनिट को हम लिखते हैं किलोग्राम। ठीक है, सिंबल मैं आगे लिखता हूं, यहां पर मैं पूरा नाम लिख देता हूं। क्या लिखते हैं उसको, किलोग्राम। ध्यान से देखिएगा कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट में ये बोला गया है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में। किसी और सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करेंगे तो मास यूनिट कुछ भी हो सकती है, वो ऑर्स भी हो सकती है, पाउंड भी हो सकती है, ग्राम भी हो सकती है, मिलीग्राम कुछ भी हो सकती है। लेकिन हम जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं वो एसआई यूनिट, और एसआई यूनिट में मास की यूनिट किलोग्राम होती है। लेंथ की यूनिट बोलिएगा मीटर, टाइम की
टाइम की लगभग सभी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में यूनिट जो है वो सेकेंड ही होती है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो केल्विन होती है। करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर होती है। ठीक है, ये दो जो यूनिट्स है केल्विन और एम्पियर, इनको साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला होती है और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस की मोल होती है। अगर मैं सिंबल की बात करूं तो किलोग्राम को केजी लिखा जाता है, मीटर को एम लिखा जाता है, सेकेंड को एस लिखा जाता है, केल्विन को के लिखा जाता है, एम्पियर को ए लिखा जाता है, कैंडेला को सीडी लिखा जाता है और मोल को MOL लिखा जाता है। ये सिंबल्स हो गए, ठीक बात है। अच्छा, अगर मैं इनमें से बात करूं कि कौन सी यूनिट है, कौन सी SI यूनिट है या फिर कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके आगे एक सफिक्स लगा हुआ है। सफिक्स का मतलब क्या होता है, सॉरी प्रीफिक्स लगा हुआ है। अब प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है कि किसी भी वर्ड के आगे कोई शब्द लगा हो ना जो उसकी मीनिंग बदल रहा हो। तो यहाँ पर जो किलो है एक्चुअली में ये एक सफिक्स है, ये कोई यूनिट नहीं है। यूनिट तो ग्राम होती है, जो किलो होता है या के होता है उसका मतलब होता है 1000। सोशल मीडिया का जमाना है, के का मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। के में जो लाइक्स होते हैं या फिर के में जो व्यूज होते हैं वहां पर के का मतलब 1000 होता है। ठीक है, तो इकलौती इस पूरे में यही एक यूनिट है जिसके आगे एक प्रीफिक्स लगा हुआ है। ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक चीजें, तो मैं थोड़ा क्लियर कट करते चलता हूं। यहाँ पर दो ऐसे यूनिट्स हैं जिनका नाम किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है, एक है केल्विन और दूसरा है एम्पियर। अच्छा, इसके केल्विन और एम्पियर ये दो जो यूनिट्स हैं, इनमें अगर आप खास बात देखेंगे तो वो खास बात ये है कि इनका सिंबल जो है वो कैपिटल लेटर से होता है। केल्विन को कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं और एम्पियर को कैपिटल ए से करते हैं। और इसके सिवा जितनी भी यूनिट्स हैं, आप केजी देख लीजिए, मास देख लीजिए, मतलब मीटर देख लीजिए, सेकंड देख लीजिए, कैंडेला देख लीजिए, मोल देख लीजिए, उन सारी की सारी यूनिट्स में स्मॉल लेटर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, यहीं पर एक लॉ है, मैं ऐसे ही बता देता हूं, बहुत बेसिक सी बात है। हालांकि अगर आपको लिखना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं कि अगर कोई यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे रखी गई है तो उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो लेटर होगा वो कैपिटल में होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको हमेशा हमेशा स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? इसी तरह से अगर एक यूनिट है न्यूटन, आपने देखा होगा कि उसको हमेशा कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, कभी जिंदगी में उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करने की कोशिश नहीं करिएगा। एक यूनिट होती है एनर्जी की जूल, उसको कैपिटल जैसे करते हैं जितनी भी, क्योंकि जो न्यूटन है वो सर आइजैक न्यूटन के नाम पे रखा गया था, जो जूल है वो जूल के नाम पे रखा गया था। ये सब साइंटिस्ट के नाम है और जितने भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे रखी जाएंगी उनका डिनोशन हमेशा 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 एक कैपिटल लेटर से किया जाएगा। ये एसआई सिस्टम में रूल है और इस रूल को आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने देखा 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और 7 फिजिकल क्वांटिटीज की 7 यूनिट्स और उनके सिंबल्स। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और यहाँ पर डिफिनेशन भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हालांकि डिफिनेशन वगैरह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैं बता देता हूं फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं। दोज क्वांटिटीज which are considered as basic quantities and cannot be further break into smaller quantities। ठीक है, क्या डिफिनेशन मेक सेंस? डिफिनेशन में क्या लिखा गया है? लिखा गया है दोज क्वांटिटीज व्हिच आर कंसीडर्ड एज बेसिक क्वांटिटीज एंड कैन नॉट बी फर्दर ब्रेक इनटू स्मॉलर क्वांटिटीज, जिनको हम और छोटे छोटे क्वांटिटीज में नहीं तोड़ सकते, नहीं बांट सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या यहां तक बात समझ में आई है? आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फिर मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, और इसके बाद हम जो बात करेंगे वो दूसरी बात होगी अपनी डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में।
तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिर से वही बात, कुछ कुछ फंडामेंटल चीजों को अलग अलग प्रोपोर्शन में मिला के अगर हम कोई यूनिट बना लेते हैं, ध्यान से सुनिए, फंडामेंटल को मिला के अगर हम कोई नई यूनिट बना लेते हैं, फिर से एक बार सुनिए, फंडामेंटल को बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही है। यहां से एक अलग से फिजिक्स स्टार्ट होती है, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो कि फिजिक्स के किसी भी मोड़ पर आप दुविधा में होंगे, आपकी मदद करेगा। जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन बार बार इस बात को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि वो क्वांटिटीज जिनको फंडामेंटल से मिला के बना जाता है, दोज क्वांटिटीज विच आर डेवलप्ड बाय यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला के बनाए जाने वाली यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? डिराइव। तो मैं लिखता हूं यहां पर डिराइव क्वांटिटीज। कितनी होंगी डिराइव्ड क्वांटिटीज? काउंटिंग तो पूछो ही मत, क्योंकि जितनी इच्छा उतनी बनाई जा सकती है। लेकिन अगर पूछें कि क्या होती है तो लिख देंगे दोज क्वांटिटीज which are developed by using fundamental quantities are called derived quantity, वो क्वांटिटीज जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके बनाया जाता है उनको हम क्या बोल देते हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज बोल देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल आनी चाहिए, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज समझ में आया, डिराइव्ड क्वांटिटीज समझ में आया। डिराइव्ड क्वांटिटीज का एग्जांपल अगर पूछोगे तो एग्जांपल हम कुछ भी बता सकते हैं, जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सीलरेशन हो गया, और मैं कई सारी क्वांटिटीज का नाम अभी नहीं ले रहा हूं, पहले ही नहीं हड़काना धमकाना चाहता हूं, जो जो आप जानते हैं कि उन्हीं का नाम बता रहे हैं। फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, कुछ भी और लिख सकते हैं, वर्क लिख सकते हैं, ठीक। तो ये सब एग्जांपल्स, बात समझ में आई? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, 2-3 एग्जांपल मैंने आपको बता दिए और उनको ही ध्यान रखिए। फिर धीरे धीरे जैसे ही अलग अलग क्वांटिटीज आएंगे हम उनके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ते जाएंगे। अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा लोड लेकर पढ़ने की जरूरत नहीं, स्टेप वाइज चलते चले, ठीक है। सीढ़ियों को एक एक करके चढ़ना स्टार्ट होता है, एक ही बार में अगर लॉन्ग जंप करके हम सोचे कि हम छत पे चढ़ जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हुए चलते हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? वो क्वांटिटीज जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके बनाया गया उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। एग्जांपल के तौर पे फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड वर्क, इतनी सी जानकारी रखिए। और फिर उसके बाद कुछ क्वांटिटीज की और चर्चा करते हैं जिनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब ये सप्लीमेंट्री कौन सा नया बवाल है, क्योंकि ये दो तो हमको समझ में आ गया, फंडामेंटल समझ में आ गया, डिराइव्ड समझ में आ गया, ये सप्लीमेंट्री क्या है? तो सप्लीमेंट्री को फंडामेंटल और डिराइव्ड के दायरे से बाहर रखा गया है। रखने की वजह यह है कि वो फिजिक्स की क्वांटिटीज नहीं, वो मैथमेटिकल टूल्स जिनको हम फिजिक्स में यूज करते हैं अपनी कई सारी चीजों को पढ़ने के लिए। अब वो मैथमेटिकल टूल्स क्या है तो उनकी बात हम करते हैं जरा। तो जो मैथमेटिकल टूल्स हैं उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल आपने सुना होगा, दो तरह के एंगल, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अगर मैं बहुत मामूली सी बात करूं, आराम से बताऊं आपको, तो जो प्लेन एंगल होता है वो एक सॉलिड में एंगल होता है, और जो प्लेन एंगल जो होता है वो एक 2D एंगल होता है, और जो सॉलिड एंगल होता है वो एक 3D एंगल होता है, ठीक है। तो 2D और 3D के बारे में अगर आपको समझ है तो ये समझना बहुत आसान होगा, वरना आपको मैं ये एक एडवाइस देना चाहूंगा कि 2D और 3D को समझने के लिए एक सर्कल और एक बॉल आप अपने अगल बगल है तो उसको ले सकते हैं, बहुत आराम से समझ में आएगा। एक सर्कल, गोला,
वृत्त जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, सर्कल, और एक गोला, बॉल, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, उसको ले लेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे बहुत खास हैवी नहीं, ऐसे भी समझ में आ जाना चाहिए। तो उसमें पहला नाम मैंने क्या बोला, प्लेन एंगल, इसको मैं 2D एंगल भी बोलता हूं, समझ में आया? 2D एंगल या प्लेन एंगल वही एंगल है जिसको आप लोग आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि दो लाइन मैंने ऐसे खींच दी, उसके बीच का अगर मैं प्रोटेक्टर लगा के निकालूं एंगल, तो इसी को हम बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं भैया इसको? प्लेन एंगल। अच्छा, आप इसकी यूनिट जानते हैं क्या? मैथ्स में इसकी यूनिट बताई गई होगी कि कई बार हम इसको डिग्री में नापते हैं और कई बार हम इसको रेडियन में नापते हैं। वो यूनिट की कहानी को जरा समझते हैं। तो हम प्लेन एंगल का फॉर्मूला जानते हैं। प्लेन एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। बोलो भैया, प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। आर्क को हिंदी में चाप कहते हैं, रेडियस को हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों बताने का मकसद केवल इतना ही है कि आपके फिजिक्स समझने के या साइंस समझने के जर्नी में लैंग्वेज कभी भी बाधा नहीं पड़नी चाहिए। भाषा से आपको कभी भी साइंस ना समझ में आए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए बताते रहते हैं, वरना और कोई खास बात नहीं है। आपको सब्जेक्ट समझाने के लिए आया हूं मैं, भाषा समझाने वाला भाषा समझाएगा आपको, ठीक है। तो आर्क अपॉन रेडियस। अब ये आर्क क्या चीज होती है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस सर्कल को देखिए, ये एक सर्कल है, मान लीजिए कि यहां पर इसका सेंटर है। अगर मैं यहां से यहां तक कुछ लेंथ चलूं अलोंग इट्स पेरीमीटर, कैसे चलूं भैया? अलोंग इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर यही है ना, परिधि, परिधि, इसके बाउंड्रीज पर चलता हूं। तो मान लो मैंने कुछ डिस्टेंस चली x, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? आर्क, ठीक। और फिर ये डिस्टेंस क्या है? रेडियस। यहां से यहां तक की दूरी क्या है? सेंटर से उसके पेरीमीटर की दूरी क्या होती है? रेडियस। तो आर्क और मैंने रेडियस को लिख दिया आर से, तो आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर। थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन आर, ठीक भाई। अगर मैं बात करूं कि किसी सर्कल का जो टोटल पेरीमीटर होता है वो क्या होगा? टोटल आर्क ही तो होगा। तो यहां से मैंने एक राउंड पूरा घूम लिया, तो मैंने टोटल कितना आर्क ट्रेवल किया या टोटल कितना पेरीमीटर ट्रेवल किया? तो मैंने ट्रेवल किया 2 पाई आर अपॉन रेडियस आर। ये फॉर्मूला अलग लिख लेते हैं। 2 पाई आर क्या है? टोटल लेंथ ऑफ आर्क विच इज पेरीमीटर। तो 2 पाई आर हमने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की, और रेडियस कितना था? आर। आर से आर खुबाच बचा क्या? 2 पाई। तो ये 2 पाई क्या है? किसी भी सर्कल में ट्रेवल किया गया जो टोटल एंगल होता है उसको हम बोलते हैं 2 पाई। अच्छा, कोई यूनिट इसकी पूछेगा तो 2 पाई की यूनिट डिग्री नहीं, एक रेडियन होती है। रेडियन, क्या बोलते हैं? रेडियन। यहां पर आर्क अपॉन रेडियस से हमको जो एंगल आता है वो एंगल आता है रेडियन में। हाँ, तो अगर कोई ऐसा यूनिट पूछे एंगल की तो वो डिग्री नहीं है, वो क्या है? रेडियन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर ए डी से। ये कौन सी यूनिट्स है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। मैं लिख देता हूं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में प्लेन एंगल का जो हमको यूनिट मिला वो क्या मिला? रेडियन। तो टोटल जो एंगल होता है किसी सर्कल का वो क्या होता है? 2 पाई। अच्छा, हम एंगल में भी जानते हैं, अगर एंगल में बात करें तो 2 पाई की टोटल वैल्यू, यानी कि एक राउंड अगर मैंने पूरा घुमा है तो मैंने एक सर्कल में कितना डिग्री घुमा? 360। कितना डिग्री घूमे? अरे भैया, एक सर्कल में पूरा राउंड एक लगा लेंगे तो 360 डिग्री घूमेंगे। तो
तो अगर मैं पाई की बात करूं तो क्या वो 360 डिग्री अपॉन 2 हो जाएगा, तो एक कट गया, तो पाई की वैल्यू कितनी आती है 180 डिग्री। अकेले में काटिएगा, दुनिया तो आपका काट ही रहेगी, काट ही रही है, आप भी काटने का आनंद लीजिए। पाई की वैल्यू कितनी आती है 180 डिग्री, यानी कि अगर मैं पूछूं पाई रेडियन में कितना डिग्री, तो 180 डिग्री। पाई रेडियन में कितना डिग्री 180 डिग्री। तो यहां पर और आगे बात करते हैं, इफ पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई। तो अगर एक रेडियन की वैल्यू पूछी जाए तो क्या हो जाएगी 180 डिग्री अपॉन पाई। तो अगर मान लो 2 रेडियन है तो 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई। तो रेडियन को पाई में कन्वर्ट करने के लिए और पाई को रेडियन में, सॉरी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला है। यहां से एक और बात कर सकते हैं इसी बात को, कि अगर मैं 1 डिग्री की वैल्यू पूछूं तो 180 इधर चला जाएगा, तो पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 1 डिग्री, ठीक है, सॉरी रेडियन। 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है पाई बाई 180, और 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है तो 180 अपॉन पाई। क्या बात समझ में आई है? ये है प्लेन एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या हुआ आर्क अपॉन रेडियस। अच्छा, आर्क अपॉन रेडियस में आर्क की लेंथ देखेंगे तो वो भी मीटर, रेडियस की लेंथ देखेंगे तो वो भी मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा अगर, तो ये यूनिट लेस आता है। यानी कि फॉर्मूला वाइज देखा जाए तो एंगल की कोई भी यूनिट होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन होती है, इसको हमने जबरदस्ती बनाया है, क्या होती है रेडियन, ठीक है। फॉर्मूले से अगर देखा जाए तो मीटर से मीटर कट जाएगा, प्लेन एंगल यूनिटलेस हो जाता है, ठीक। खैर इसको नोट करने वाली बात नहीं है, ये मिटा देते हैं, ठीक है। आप इतना लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जिसका नाम है सॉलिड एंगल। कौन सा टॉपिक भैया, कौन सा टॉपिक? सॉलिड एंगल। दूसरा सॉलिड एंगल क्या होता है? जैसा कि मैंने इसका नाम लिखा था कि ये 2D एंगल होता है, उसी तरह से जो सॉलिड एंगल होता है वो एक 3D एंगल होता है। अब हम बेबस इस बात से हैं कि एक 2D बोर्ड पर 3D शेप बनाना पॉसिबल नहीं होता है, फिर भी आप समझने की कोशिश करिएगा, आप समझदार। क्या लिखा मैंने? दूसरा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मतलब ये नहीं कि एकदम पत्थर पहाड़ वाला एंगल है, ठीक। सॉलिड एंगल क्या बोला मैंने? 3D एंगल होता है। अच्छा, आप लोगों ने कभी वो लैया चना खाया है ऐसे कोन में, या कोन वाली आइसक्रीम खाई होगी, या बर्थडे वाली टोपी पहनी होगी, तो कोन समझते हैं ना? कोन, अरे समझते हैं ना? तो अगर मैं उसके एंगल को मेजर करना चाहूं, क्या मैं प्रोटेक्टर से मेजर कर सकता हूं? प्रोटेक्टर का मतलब चांदा जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में मिलता है, क्या हम उससे मेजर कर सकते हैं? अगर आपको ऐसा पॉसिबल लग रहा है तो एक बार प्लीज करके देखिए। हम उसका जो टोटल एंगल है वो हम चांदे से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक 3D एंगल है। 3D एंगल को मेजर करना प्रोटेक्टर से पॉसिबल नहीं है। प्रोटेक्टर एक 2D एंगल को मेजर करने के लिए बनाया गया इंस्ट्रूमेंट है। तो 3D एंगल को कैसे मेजर किया गया जाएगा, या 3D एंगल और 2D एंगल को कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा? तो इसको करने का तरीका क्या है कि हम इसका फॉर्मूला जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं कि अगर आप जिस कोन में लैया चना खाए हैं, या जो जिस कोन में आप आइसक्रीम खा रहे हैं, उसको अपने हाथ पे या किसी सरफेस पे रखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि वो कुछ एंगल, सॉरी कुछ एरिया यहाँ पर कवर करता है, कुछ एरिया यहाँ पर कवर करता है। अगर मैं उसको उल्टा करके रख दूं तो कुछ एरिया कवर करेगा। जितना एरिया कवर करेगा, और यहां से यहां तक उसका रेडियस मान लेंगे, तो जितना एरिया कवर करेगा और रेडियस के स्क्वायर का रेशियो अगर हम निकाल लें, तो उससे जो वैल्यू निकल के आएगी उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। बहुत अच्छी बात। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होगा? सॉलिड एंगल का फॉर्मूला लिखेंगे एरिया सबटेंडेड, एरिया सबटेंडेड अपॉन
रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया सबटेंडेड ये वाला जो एरिया होगा वो एक्चुअली में होगा कितना। तो अगर मैं इसको पूरा स्फेयर बना देता हूं ऐसे, आप समझिएगा स्फेयर जो है वो एक 3D सरफेस है, वो बॉल है, वो रोटी नहीं है। बॉल और रोटी में अंतर नहीं समझ में आ रहा है? अपने दिमाग से क्वेश्चन पूछिए, रोटी गोल होती है कि बॉल गोल होती है? जवाब मिलेगा दोनों गोल होता है। दोनों गोल नहीं होता है, रोटी चपटी होती है, उसको मैं वृत्ताकार बोल सकता हूँ। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि रोटी को गोल बोला जाता है। रोटी चाहे कितनी भी परफेक्ट बन जाए पर वो गोल नहीं होती है। अगर गोल हो गई है तो रोटी नहीं बाटी होती है। ठीक है, रोटी वृत्ताकार होती है, सर्कुलर होती है। गोल क्या होता है? बॉल। तो मैं स्फेयर बना रहा हूं, एक गोला बना रहा हूं। ठीक है, तो किसी भी गोले का जो टोटल एरिया होता है या टोटल सरफेस एरिया होता है, यहां पर एरिया सबटेंडेड बाय सरफेस लिख देते हैं। तो टोटल जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? वो भैया आप लोग पता नहीं, पता होगा कि नहीं पता होगा, पता ही होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। किसी भी स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अपॉन क्या बोला गया? रेडियस का स्क्वायर। तो अगर रेडियस के स्क्वायर से कट गया, क्या बचा? 4 पाई। अरे बोलो भैया क्या बचा? 4 पाई। अच्छा, पाई की वैल्यू अगर मैं डिग्री में पूछूं तो 180 होती है ना? पाई की वैल्यू 180 होती है, तो मैं 4 इंटू 180 डिग्री करूं तो 18 चौक 720 डिग्री होता है। तो किसी भी स्फेयर का जो टोटल इंटीरियर एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है? 720 डिग्री। और अगर मैं इसमें पूछूं एसआई यूनिट में तो कितना होता है? 4 पाई। अच्छा, फिर से पूछोगे कि इसकी यूनिट बताइए अगर 4 पाई आर स्क्वायर ये एरिया सबटेंडेड बाय सरफेस है, तो एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है और रेडियस की यूनिट क्या होती है? मीटर। और यहाँ पर क्या लिखा गया? रेडियस का स्क्वायर। तो अपन क्या करेंगे? मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर कट जाएगा। हाँ, ये भी यूनिटलेस। लेकिन 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 कहानी में ट्विस्ट है। फिर से पिछली बार की तरह इसको भी एक नाम दिया जाता है, वो नाम रेडियन नहीं स्टेरेडियन होता है। क्या होता है? स्टेरेडियन। तो इससे जो हमको मिलती है यूनिट उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेरेडियन। क्या बोलते हैं? स्टेरेडियन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस टी आर। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? सॉलिड एंगल का बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा, कहीं कहीं कभी कभार आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे क्लास 12th में, तो क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक में फर्स्ट पार्ट में ही मिल जाएगा। केमिस्ट्री में वो एक सॉलिड सॉलिड स्टेट करके एक चैप्टर है, तो वहां पर थोड़ी बहुत चर्चा की गई है। तो इन सब जगहों पर सॉलिड एंगल की बात आपको मिल सकती है, वरना बहुत खास ऐसा मतलब नहीं है कि हर जगह मिलेगा। फिर भी बहुत टफ नहीं है, आप अगर आप चाहें तो समझ सकते हैं। और सॉलिड एंगल की जो खास बात है वो ये है कि वो 3D शेप्स में ही मिल सकता है। अगर आपको 2D शेप मिला हुआ है या कहीं पे भी 2D शेप में हमको कुछ निकालना है, तो वहां पर हम सॉलिड एंगल लगा नहीं सकते। सॉलिड एंगल एक 3D एंगल। लेकिन अगर 2D एंगल की बात करें या अपना प्लेन एंगल की बात करें, तो वो केवल और केवल 2D सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, 3D सरफेस के लिए एप्लीकेबल नहीं। समझ में आया? तो फॉर्मूला यहाँ पर लिख लीजिए। और अगर आपको एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है क्लास में, तो मजा हमको भी दिलाते रहिए, लाइक वगैरह करते रहिए, हम आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। और आगे कुछ बात करते हैं। ठीक है, तो मास, लेंथ, टाइम, और मैंने 7 क्वांटिटीज बताई, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई। फिर उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज बताई। फिर उसके बाद मैंने बताया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज किसको बोलते हैं। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में 2 चीजों के मैंने नाम बताया, रेडियन और स्टेरेडियन, यानी प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। ठीक है, अगली टर्म पे जब हम डिस्कशन करेंगे तो अगले टर्म पर हम बात करेंगे कि मास, लेंथ और टाइम की यूनिट्स को हम डिसाइड कैसे करते हैं। मास क्या चीज है, लेंथ क्या चीज है और टाइम क्या चीज है। और इसी के साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी अगले टर्म पे करेंगे। क्वेश्चंस आपको भी दिए जाएंगे, आप भी प्रैक्टिस करिएगा, और फिर उसके साथ हम उसका सॉल्यूशन भी अगले वीडियो में जरूर अपलोड करेंगे। ठीक है, तो एक फुल फ्लेश तैयारी करिए, हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद। माइंड मूवर एकेडमी के साथ बने रहिए। हम आपके सफलता में एक निर्णायक भूमिका अदा करने चाहते हैं और आपको बेहद सफल बनाना चाहते हैं।